हेलो एवरीबॉडी, आई एम सी एस शिशिका अग्रवाल एंड आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं हमारा सी एस ई टी का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो मैम कल की क्लास में हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 6 तरीकों से हो सकता है: परफॉर्मेंस, म्यूचुअल अग्रीमेंट, लैप्स ऑफ टाइम, इम्पॉसिबिलिटी ऑपरेशन और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये 6 तरीकों से हो सकता है, राइट। सो अब कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था उसके बेसिस में मैं क्वेश्चन पूछूंगी। पहला क्वेश्चन आई एम राइटिंग हियर। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर तन्मय। तन्मय बताएगा, राइट। तन्मय, आपके लिए क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्ट, स्क्रीन इज विजिबल, राइट? राइट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज said to be discharged when parties fulfill their obligation. Second, any one of the party fulfill their obligation. Third, liability under contract comes to an end. Fourth, liability under contract is yet to come to an end. These are not your options. Your options are option number A, all 1, 2, 3, 4. Option number B, both 1 and 2. Option number C, both 1 and 3. Option number D, option number D, 1, 2 and 3. Okay, I'm reading out the question. The question is, a contract is said to be discharged when there are 4 points given. One is parties fulfill their obligation. Rather, I can say all parties fulfill their obligation. All parties, okay. All parties fulfill their obligation. Second point is any one of the party fulfill their obligation. Third point is liability under contract comes to an end. Fourth point is liability under contract is yet to come to an end. 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है क्या चारों सही है, कि सिर्फ 1 and 2 सही है, कि सिर्फ 1 and 3 सही है, कि 1 2 3 तीनों सही है। मैम 1 2 3 सही है। 1 2 3 आर यू श्योर? लॉक कर दिया जाए? मैम फर्स्ट एंड थर्ड सही है। तन में लॉक कर दे। 2 3 सही है। आशीष क्या बोल रहा है? 2 and 3? बस मैम 3 सही है। 3 सही है। आशीष बोल रहा है 3 सही है। रिकी, अंकुश, बाकी सब एवरीबडी इज सेइंग 1 option number C. See, let me tell you what is the correct answer. The correct answer is, ma'am, the correct answer is option number C. That is both 1 and 3 are correct. Why, ma'am? अगर आपको मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था कि when does a contract comes to an end? When does a contract is said to be discharged? मैम, जब दोनों पार्टी की सारी राइट्स, सारी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाती है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट नक्की हो जाता है, तभी हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ। तो एक बात बताओ, जब दोनों पार्टी की जो ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन का दूसरा नाम लाइबिलिटी है मैम, ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी एक ही होता है। जब दोनों पार्टी की जो ऑब्लिगेशन है, जो लाइबिलिटी है, वो खत्म हो जाएगी, वो परफॉर्म कर देंगे, उसके बाद ही ना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। अगर एक बात बताओ, एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन निभा दिया, एक पार्टी ने नहीं निभाया है, तो अभी तो आधा बचा है ना कॉन्ट्रैक्ट, अभी कहाँ खत्म हुआ है? ये तो एकदम
कॉमन सी बात है। तो व्हेन डज अ कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, जब दोनों पार्टी अपना ऑब्लिगेशन निभा देते हैं, जब दोनों पार्टीज अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर देते हैं, तभी हम बोलते हैं कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, डिस्चार्ज हुआ। तो फर्स्ट सेंटेंस सही है क्या मैम? ऑल पार्टीज फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। हाँ मैम, जब सारी पार्टीज फुलफिल कर लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। तो ये तो सही लग रहा है, 1 वाला तो सही लग रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनी वन ऑफ द पार्टी फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। तो मैम जब कोई एक ही पार्टी फुलफिल करता है ऑब्लिगेशन तो अभी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हुआ, अभी तो बचा है। जब सारे पार्टी कर लेंगे तब डिस्चार्ज होगा, तो ये तो गलत है मैम, 2 तो नहीं हो सकता। थर्ड, लाइबिलिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स कम टू एन एंड। हाँ मैम, एक कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी लाइबिलिटीज अराइज हो रही थी सारी की सारी खत्म हो गई है। इसका मतलब वही है कि जो भी पार्टी का ऑब्लिगेशन था वो पूरा खत्म हो गया है। तो जब लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गई, इसका भी वही मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया। तो ये वाला पॉइंट भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट की सारी लाइबिलिटीज खत्म हो जाती है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट नक्की हो जाता है, तो ये बोलते हैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। ऑप्शन नंबर 3, लाइबिलिटीज येट टू एंड। तो ये तो सरासर गलत है, तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 एंड 3 आर करेक्ट। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। तो फिर चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का एक ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, बाकी बाद में करेंगे। चैट बॉक्स में ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर दिया। तन में आपको समझ में आया गलती? यस मैम। ओके, समझ में आ गया। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। मैम हमने कल पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट किन किन तरीकों से डिस्चार्ज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज या टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। जब पार्टीज की जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होती है वो सारी की सारी एक्सटिंग्विश हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है, तो इसे कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। अब फर्स्ट इज बाय परफॉर्मेंस यानी पार्टीज को जो भी परफॉर्म करना था उन्होंने कर दिया। शाहरुख भाई ने बंगला डिलीवर कर दिया और सल्लू भाई ने 200 करोड़ रुपए दे दिए। दोनों पार्टीज ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया, इसको बोलते हैं बाय परफॉर्मेंस। अब दोनों पार्टी ने परफॉर्म कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट और अग्रीमेंट। म्यूचुअल कॉन्सेंट में मैंने कुछ 2-3 बात बताई थी कि दोनों पार्टी ने आपस में मिल करके डिसाइड किया कि चलो इसको खत्म करते हैं, और वो लोग 4 तरीकों से बेसिकली कर सकते हैं। 1 इज सिंपली खत्म कर दिए, यानी रेस्किशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंडली नोवेशन, इसको खत्म तो किए, इसके बदला न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी बनाए। थर्ड इज ऑल्ट्रेशन, यानी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस किए, तो उसका भी अल्टीमेट इफेक्ट यही होता है कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और ऑल्टरेट कॉन्ट्रैक्ट नया एग्जिस्टेंस में आता है। नेक्स्ट मैम बाय रेमिशन और वेवर। रेमिशन और वेवर यानी पार्टी ने बोल दिया चल ठीक है तू नहीं परफॉर्म करेगा तो भी चल जाएगा। याद है कल मैंने एग्जांपल दिया था कि शाहरुख भाई ने बोला चल ठीक है 50 करोड़ मत दे, चल जाएगा मेरे को। रेमिशन यानी माफ करना, लेसर कंसिडरेशन एक्सेप्ट करना, उससे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। इसको हमने कल की क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था, इसका बैकअप मैं नहीं अपलोड कर पाई, मैं आज कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था बाय लैप्स ऑफ टाइम। अगर कॉन्ट्रैक्ट 5 बजे परफॉर्म करने का है, आज 2 तारीख को 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को शाम को 5 बजे परफॉर्म करने का है, तो 5 बजे ही आपको परफॉर्म करना है। अगर आपने नहीं किया तो वो लैप्स ऑफ टाइम हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट वाज व्हेन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जिसमें मैं हमने पढ़ा था डेथ ऑफ प्रॉमिसर। नेहा कक्कड़ ने प्रॉमिस किया मुकेश अंबानी को कि मैं आपकी बेटी की शादी में आके गाना गाऊंगी, और नेहा कक्कड़ मर गई, तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेहा कक्कड़ के जैसा गाना कोई और नहीं गा सकता। ठीक है, वो पर्सनल स्किल लगता है गाना गाने में, तो वो पर्सनल स्किल वो नेहा कक्कड़ की अलग है, सबका गाना गाने का तरीका अलग होता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पर्सनल स्किल और एबिलिटी लगते हैं, उसमें प्रॉमिसर के डेथ के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी यानी उस बंदे का दिवालिया निकल गया, और ऐसा कोई भी बंदा जो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कोर्ट उसकी सारी एसेट और लाइबिलिटीज एक मैनेजर के नाम पे ट्रांसफर कर देती है, और वो जो बंदा जिसका दिवालिया निकल गया, जो इंसॉल्वेंट हो गया, जो अपना पूरा घर बार बेच के भी अपनी लाइबिलिटीज नहीं चुका पाएगा,
उसके सारे राइट्स और ऑब्लिगेशंस डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाते हैं। तो एक बंदा जैसे ही इंसॉल्वेंट होता है उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्चार्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट वाज अनऑथराइज्ड ऑल्ट्रेशन। ये बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट था कि अगर एक पार्टी टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई चेंजेस करता है दूसरे पार्टी से बिना पूछे, तो दूसरा पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, जिसमें हमने पढ़ा था दो तरह की इम्पॉसिबिलिटी होती है। एक जो शुरुआत से इम्पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और एक जो पहले पॉसिबल होता है लेकिन बाद में किसी ना किसी कारणवश इम्पॉसिबल हो जाता है। पहले पॉसिबल रहता है, बाद में इम्पॉसिबल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी या फिर डिस्चार्ज बाय फ्रस्ट्रेशन। तो मैम अगर हम पहले बात करें इम्पॉसिबिलिटी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तो ये तो आपको पता है, एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। तो ये तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वॉइड रहेगा, भले पार्टीज को पता है चाहे ना पता हो। अगर आपने अग्रीमेंट किया कि मैं चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, शादी कर लो, तो ये एग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो है। क्यों? क्योंकि चांद तारे तोड़ के लाना तो हमेशा से इम्पॉसिबल काम है, भले पार्टीज को पता हो चाहे ना पता हो, वॉइड होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इम्पॉसिबिलिटी के बारे में सिर्फ एक पार्टी को पता है और दूसरे पार्टी को नहीं पता है, तो ये जिस पार्टी है जिसको नहीं पता है उसके साथ गलत हुआ। तो जिस पार्टी को पता है वो क्या है, अग्रीव पार्टी को कंपेंसेट करेगा, उसके नुकसान की भरपाई करेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी यानी डिस्चार्ज बाय फ्रस्ट्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि पहले लीगल था, पहले लीगल और पॉसिबल था, बाद में या तो इम्पॉसिबल हो गया या तो अनलॉफुल इलीगल हो गया। कैसे? या तो सब्जेक्ट मैटर्स डिस्ट्रॉय हो गया, कल के एग्जाम्पल में शाहरुख खान का बंगला जल गया, या फिर डेथ इन कैपेसिटी हो गई, या फिर लॉ बदल गया, या फिर वॉर हो गया। कल की क्लास में हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था, लेकिन मैंने आप लोग को बताया था अगर कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी होती है या सिर्फ डिफिकल्टी हो रही है परफॉर्म होने में, तो इसको इम्पॉसिबिलिटी नहीं मानेंगे। डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। तो अगर कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी या डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस होती है तो उसको हम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं मानते और कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं होता है। इतना हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब आज की क्लास चालू करते हैं। हमारा एक सिक्स्थ मेथड बचा था पढ़ने का। हमने पढ़ लिया था एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज होने के 6 तरीके होते हैं, डिस्चार्ज यानी खत्म होने के। परफॉर्मेंस, म्यूचुअल अग्रीमेंट, लैप्स ऑफ टाइम, इम्पॉसिबिलिटी, ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये पांचों हमारा हो गया है क्रिस्टल क्लियर, कल की क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हमें पढ़ना है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा छठवां मेथड बचा हुआ है, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा सर और मैडम कि ब्रीच का मतलब क्या होता है। ब्रीच यानी किसी भी एक पार्टी ने तोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट और ये बोला कि नहीं मैं नहीं करूंगा। मान के चलो कि मुकेश अंबानी ने जाकिर खान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि जाकिर खान यार मैं ना एक कंसर्ट वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, 1 हफ्ते चलेगा, तुम आके वहाँ मस्त जोक वगैरह सुना देना अच्छे अच्छे, और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन जाकिर खान ने हाँ बोल दिया, जाकिर खान और मुकेश अंबानी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन जाकिर खान बाद में बोलता है नहीं मैं नहीं गाऊंगा, मेरे को मंजूर नहीं है। उसने अपना पार्ट, अपना ऑब्लिगेशन निभाने से मना कर दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई एक बंदा, जब कोई एक पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट अपना ऑब्लिगेशन निभाने से मना करता है, तो हम ये बोलते हैं उसने कॉन्ट्रैक्ट का क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। ब्रीच मतलब सिंपली तोड़ना, ब्रीच मतलब सिंपली कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, अगर एकदम इजी लैंग्वेज में, सिंपल सरल भाषा में बोलूँ तो अब इंग्लिश लैंग्वेज में भी देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स फेलियर ऑफ पार्टी टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। एक बंदा अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया तो ये बोलते हैं उस बंदे ने क्या कर दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो डिस्चार्जेस अग्रीव पार्टी फ्रॉम परफॉर्मिंग द ऑब्लिगेशन। अब जैसे मान के चलो कि हमारा फेवरेट एग्जाम्पल, कौन सा फेवरेट एग्जाम्पल, शाहरुख और सल्लू वाला। शाहरुख भाई ने ऑफर दिया था कि मेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदोगे क्या, और सल्लू भाई ने बोल दिया हाँ। अब क्या हुआ, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर कर गए, जब ये बंगले देने की बात आई तो बाद में शाहरुख भाई ने बोल दिया नहीं मैं नहीं दूंगा, शाहरुख भाई ने मना कर दिया। तो शाहरुख भाई ने बोलता है जा मैं नहीं दूंगा तेरे को बंगला। तो शाहरुख भाई ने क्या किया, अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया। तो अब सल्लू भाई क्या है, बेचारी पार्टी है। सल्लू भाई कौन है, अग्रीव्ड पार्टी है। क्यों, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा किसने, शाहरुख भाई ने तोड़ा कि अब मैं नहीं दूंगा बंगला। तो यहाँ सल्लू भाई हमारे अग्रीव्ड पार्टी हैं, और अब सल्लू भाई उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और अपना पार्ट अब उनको निभाने की जरूरत नहीं है।
कैसे मैडम? शाहरुख ने बंगला नहीं दिया तो अब क्या सल्लू भाई उसको जाके फिर भी 200 करोड़ देंगे क्या? नहीं देंगे ना। मतलब जो गरीब पार्टी है, जो बेचारी पार्टी है, वो भी अपने ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाता है, उसको अपना ऑब्लिगेशन निभाने की जरूरत नहीं है। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्या होता है, जब कोई एक पार्टी, गंदी पार्टी समझ लो, गंदी पार्टी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है तो जो अच्छी पार्टी है, बेचारी पार्टी है, वो क्या करेगी? वो भी अपने ऑब्लिगेशन से मुक्त हो जाएगी। अब सलमान खान को 200 करोड़ रुपए देने की जरूरत नहीं है। नहीं एक्चुअली आदि आदि वो डेटा इशू नहीं हो रहा है, वो ना सॉफ्टवेयर का इशू है। वो सॉफ्टवेयर जो स्क्रीन मिरर करता है ना, वो थोड़ा सा हैंग हो रहा है मेरे लैपटॉप की वजह से। वो डेटा का इशू नहीं है, वो सॉफ्टवेयर का ही प्रॉब्लम है। जो वीडियो आप लोग को लेट से आ रही है ना, हैंग हो रही है, तो वो वहीं से हो रहा है। आपका सही क्लियर दिख रहा है। तन्मय हाँ आपका सही है, तन्मय का बोल रहा है वो। अच्छा, तन्मय का। अच्छा, मेरा हाँ वीडियो सही आपका आ सही। रहा है? मैम सबको नो सही मैम। आ रहा है। तन्मय का डाटा इशू होगा। अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है, ओके ओके, ठीक है। सो मैम, ये हो गया डिस्चार्ज का मतलब। और आप लोग समझ गए कि डिस्चार्ज में एक होती है गंदी पार्टी और एक होती है अच्छी पार्टी। ब्रीच के केस में जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है वो हुई गंदी पार्टी, और दूसरी वाली पार्टी हुई अच्छी बेचारी पार्टी। तो जो बेचारी पार्टी है फिर वो भी अपने ऑब्लिगेशन से मुक्त हो जाती है, उसको भी कुछ परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ है? डिस्चार्ज के ब्रीच के वजह से जो अग्रिम पार्टी है वो भी अपने ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से डिस्चार्ज हो जाती है। अब उसको अपना ऑब्लिगेशन भी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीच मैम। वन इज एंटिसिपेटरी ब्रीच, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको स्टार मार्क कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना। मैम देखो, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दो तरह का होता है। वन इज एंटिसिपेटरी एंड अनदर इज एक्चुअल ब्रीच। अब एक्चुअल ब्रीच की पहले बात करें तो ऑन डेट, डेट ये वो वाला डेट नहीं है जो आप लोग कॉफी पीने जाते हैं, ठीक है, वो वाली डेट नहीं है। यहाँ डेट मतलब जिस डेट को परफॉर्मेंस होने की थी उस डेट में ही जाके आपने तोड़ा। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल लिया था कि एक बंदा है सलमान खान, सलमान खान की शादी होने वाली थी। सलमान खान को देखने के लिए लड़की वाले आने वाले थे। तो 2 तारीख को आज शाम को 5 बजे लड़की वाले देखने आने वाले थे। तो सलमान खान ने बुकिंग कर दी फोन करके चाट सेंटर में कि भैया लड़की वाले आ रहे हैं, 10 प्लेट चाट बुक कर देना और शाम के 5 बजे घर में डिलीवर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? ऑर्डर कब परफॉर्म होने का है? ऑर्डर परफॉर्म होना है 2 तारीख को शाम के 5 बजे। ठीक है, होम डिलीवरी ऑर्डर की सलमान खान ने, क्योंकि उसको लड़के वाले देखने आने वाले थे। ठीक है, अब क्या हुआ मैम? एग्जैक्ट शाम के 5 बजे जब लड़की वाले आ गए, सलमान खान ने देखा अरे चाट तो आई नहीं अभी तक। तो सलमान खान ने फोन किया चाट वाले भैया को कि भैया कहाँ हैं आप? 5 बजे आपको अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारे बीच, चाट डिलीवर करो, 5 तो बज गए, कहाँ हैं आप? तो चाट वाले भैया बोले अरे यार दिक्कत हो गई, आज ना एक्चुअली बारिश हो गई तो मेरा पूरा सामान भीग गया और मैं चाट आज बना नहीं पाया, मेरी गैस खत्म हो गई थी और कुछ बहाना मार दिया और गैस चला नहीं तो मैं बना नहीं पाया। तो यहाँ क्या हुआ? चाट वाले भैया ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। क्यों? उन्होंने अपना पार्ट नहीं निभाया, उनको 5 बजे चाट डिलीवर करने की थी और उन्होंने नहीं लाया चाट, तो उन्होंने तोड़ दिया। लेकिन उन्होंने जब परफॉर्म होने का था उसी टाइम तोड़ा, मतलब जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने का था उसी टाइम तोड़ा, उन्होंने पहले से नहीं बताया। शाम के 5 बजे जब एक्चुअल में ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना था तभी हमें पता चला अरे वो तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है, उसको तो अपना पार्ट परफॉर्म करना ही नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच यानी ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस में ब्रीच हो गई, ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस में ब्रीच हो गई, तो इसे हम बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच कब होती है मैम? ऑन डेट, ऑन डेट यानी ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, या फिर परफॉर्म करते टाइम। परफॉर्म करते टाइम जैसे कि मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया था नेहा कक्कड़ का। मान के चलो हमारे रायपुर में एक बहुत बड़ा कंसर्ट हो रहा था, तो उस कंसर्ट में
6 दिन तक लगातार, 1 हफ्ते तक वो कंसर्ट होने का था। तो उसमें नेहा कक्कड़ को बुलाया गया और नेहा कक्कड़ को बोला इस कंसर्ट में डेली आपको गाना गाना है, डेली का आपको 150 रुपया मिलेगा। ठीक है, डेली आपको आके गाना गाने का 150 रुपया मिलेगा। ये सारे काल्पनिक एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये मत बोलना मैम नेहा कक्कड़ 150 रुपये में थोड़ी आके गाएगी। तो यहाँ ये बात हुई। अब क्या हुई, नेहा कक्कड़ आ गई हमारे रायपुर में परफॉर्म करने के लिए। मस्त मंडे टू सैटरडे ये पूरा कंसर्ट चलने का था, उसको हर दिन का 150 रुपया मिलता। और क्या हुआ, नेहा कक्कड़ मस्त आई, मंडे को बढ़िया से गाई, ट्यूसडे को बढ़िया से गाई। लेकिन क्या हुआ, उस लोगों को उसका गाना पसंद नहीं आ रहा था, बिल्कुल बोल रहे थे क्या गा रही है ऑटो ट्यून करके ऐसा वैसा। तो मंडे ट्यूसडे 3 दिन गाई वो, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। और फिर जो कंसर्ट वाले ओनर लोग थे उन्होंने बोला कि मैडम आपका गाना ना किसी को पसंद नहीं आ रहा है, आप वापस जाइए, हमें आपसे नहीं गवाना है अब। तो जो कंसर्ट वाले भैया थे, मान के चलो शर्मा जी ने नेहा कक्कड़ को हायर किया था गाना गाने के लिए, और नेहा कक्कड़ का परफॉर्मेंस चल ही रहा था कि अब बीच में वो ब्रीच हो गया। बीच में यानी 3 दिन गाली वो, 3 दिन गाने का बचा था। और अब कंसर्ट वाले शर्मा जी अंकल आके बोलते हैं नेहा कक्कड़ को अब आप जाओ, हम ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं, हमें आपसे और नहीं गवाना है। तो ये क्या हो रहा है, ये ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ब्रीच हो रहा है। तो इसे भी हम कहते हैं एक्चुअल ब्रीच। तो एक्चुअल ब्रीच बेसिकली 2 तरह से हो सकता है, ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, और अगर वो कंटिन्यूइंग परफॉर्मेंस है तो उस केस में ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस अगर कोई ब्रीच होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच। अब मैम एक्चुअल ब्रीच तो समझ में आ गया, इंक्लूडिंग डिफेक्टिव परफॉर्मेंस। डिफेक्टिव परफॉर्मेंस मतलब जो काम आपको जैसा करने का था वैसा नहीं हुआ। मान के चलो कि मैंने क्या किया, मैंने एक रेस्टोरेंट से कुछ खाना ऑर्डर किया, मस्त क्या गार्लिक नान और पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया, ठीक है। और उन्होंने जब मेरे घर में डिलीवरी की, मैंने बोला भैया शाम के 5 बजे डिलीवरी हो जानी चाहिए। उन्होंने शाम के 5 बजे डिलीवरी तो कर दी, लेकिन गार्लिक नान की जगह मेरे यहाँ आ गई कौन सी, क्या आ गई मेरे घर में, मान के चलो मेरे घर में आ गई दाल राइस आ गई। गार्लिक नान और पनीर बटर मसाला की जगह उन्होंने दाल राइस डिलीवर कर दिया। तो इसको भी माना जाएगा उन्होंने ब्रीच कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को जो मैंने ऑर्डर दिया था वो डिलीवर नहीं किया उन्होंने कुछ अतरंगी आइटम ही डिलीवर कर दिया। तो ये किसको क्या बोलते हैं, डिफेक्टिव परफॉर्मेंस। यानी जो टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से जैसा परफॉर्मेंस करने का था उन्होंने वैसा परफॉर्मेंस नहीं किया, कुछ हेरा फेरी कर दी, कुछ इधर उधर कर दिया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय एंटीसिपेटरी ब्रीच? एंटीसिपेटरी ब्रीच यानी जो होता है बिफोर डेट। बिफोर डेट यानी जो ड्यू डेट है परफॉर्मेंस करने की उसके पहले हम ब्रीच करते हैं। जैसे मान के चलो सलमान खान ने चाट वाले भैया को बोला था कि भैया कल शाम को 5 बजे मेरे घर में चाट डिलीवर कर देना। चाट वाले भैया ने बोला हाँ 150 रुपया दे देना मेरे को 10 चाट का। अब आपके सलमान खान और चाट वाले भैया के बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कल शाम 5 बजे अभी आई नहीं है, आज ही मेरे को अभी अभी कॉल करके, मेरे को नहीं सलमान खान को, वो चाट वाले भैया सलमान खान को कॉल करके बोलते हैं कि सलमान भाई एक्चुअली ना मेरे घर में कुछ काम हो नहीं पा रहा है, मेरे को कुछ अर्जेंट आ गया, मेरे को जाना पड़ेगा, मैं कल शाम को आपको 5 बजे चाट डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ वो ब्रीच कर रहा है, वो चाट वाला भैया कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर रहा है। लेकिन जो ड्यू डेट थी परफॉर्मेंस की, जो ड्यू डेट थी जिस समय परफॉर्म करना था उससे पहले ही वो इन्फॉर्म कर रहा है, उससे पहले ही वो ब्रीच कर रहा है। तो जब जो ड्यू डेट होती है परफॉर्मेंस की उससे पहले हम ब्रीच करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। तो व्हाट डू यू मीन बाय एंटीसिपेटरी ब्रीच? मैम सिंपली बिफोर डेट। बिफोर डेट यानी व्हेन अ पार्टी डिक्लेयर्स इंटेंशन ऑफ नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू। जो ड्यू डेट है ना उससे पहले ही हम तोड़ दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम एकदम एग्जैक्ट ड्यू डेट पे तोड़ रहे हैं तो वो एक्चुअल ब्रीच है, अगर हम ड्यू डेट से पहले तोड़ रहे हैं तो वो एंटीसिपेटरी ब्रीच है। एज सिंपल एज दैट। अब मैम इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तो आप समझ गए हैं कि एक्चुअल ब्रीच क्या होता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है। अब आपको ये समझना है कि अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है तो अग्रीव्ड पार्टी के पास क्या ऑप्शंस होते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान के चलो कि ये है हमारा राहुल गांधी। राहुल गांधी की एक फैक्ट्री थी, ठीक है।
तो राहुल गांधी ने क्या, एक फार्मर के साथ, ये कौन है, ये फार्मर भैया हैं और ये हैं हमारे राहुल गांधी और ये इनकी फैक्ट्री है, ये हमारे राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने एक फार्मर के साथ आलू खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, सोने की फैक्ट्री, हाँ जी सोने की फैक्ट्री, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना इस एग्जाम्पल को। राहुल गांधी ने आज के दिन, आज का दिन कौन सा, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 2021 को राहुल गांधी ने इस फार्मर वाले भैया से, मान के चलो इसका नाम क्या है, इसका नाम है रमेश, रमेश भैया से राहुल गांधी ने कॉन्ट्रैक्ट किया आलू खरीदने का, कितना, 10 बोरी, कितने में, 10,000 रुपए में, ठीक है। और उन्होंने बोला कि भाई मेरी फैक्ट्री चालू होगी किस तारीख को, मेरी फैक्ट्री चालू होगी 31 अक्टूबर 2021 को, मेरे को तू 31 अक्टूबर 2021 को आलू डिलीवर कर देना, 31 अक्टूबर 2021 को शाम के 5 बजे आलू डिलीवर कर देना। तो यहाँ क्या हुआ मैडम, यहाँ हुआ राहुल गांधी और इस फार्मर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राहुल गांधी और फार्मर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और वो कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होने का था, 31 अक्टूबर 2021। अब मान के चलो 31 अक्टूबर आया नहीं, कॉन्ट्रैक्ट 2 तारीख को हुआ था, ठीक है। अब मान के चलो नेक्स्ट कौन सी डेट आई, मान के चलो 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को फार्मर भैया ने फोन किया, बोला कि सर एक्चुअली ना इस साल मेरे को लग रहा है मेरी उतनी फसल होगी नहीं, मेरे खेत में आलू उतने उगे नहीं है, तो मैं शायद आपको नहीं बेच पाऊंगा, मैं नहीं बेच पाऊंगा, मैं आपको आलू नहीं बेच पाऊंगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, फार्मर ने ब्रीच कर दिया। लेकिन ये मेरे को बताओ, फार्मर भैया जो हैं वो 10 अक्टूबर को राहुल गांधी को फोन करके इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मैं आपको आलू नहीं बेच पाऊंगा। तो व्हाट इज दिस एक्चुअल ब्रीच और इज दिस एंटिसिपेटरी ब्रीच, टेल मी। एंटिसिपेटरी ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि परफॉर्म, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीबॉडी, सो दिस इज एंटिसिपेटरी ब्रीच, राइट। सो अब मेरे को बताओ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कब होना का था, 31 तारीख को होने का था, हाँ। तो ये थी हमारी ड्यू डेट, कौन सी, 31 अक्टूबर। और अगर आप 31 अक्टूबर से पहले ब्रीच करते हो तो उसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच। तो अब यहाँ फार्मर भैया ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अब ये कौन निकले, राहुल गांधी हो गए हमारे बेचारी पार्टी, अग्रीव्ड पार्टी, और ये फार्मर भैया हो गए गंदी पार्टी, जिसको हम बोलते हैं गिल्टी पार्टी। गिल्टी यानी जिसकी गलती है, वो गिल्टी है। तो ये फार्मर भैया हो गए हमारे गिल्टी पार्टी और ये राहुल गांधी हो गए हमारे बेचारी पार्टी, अग्रीव्ड पार्टी। अब यहाँ राहुल गांधी के पास 3 ऑप्शन है, राहुल गांधी के पास 3 ऑप्शन है, ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट कब टूटा, कॉन्ट्रैक्ट 10 तारीख को टूट गया, यानी 10 तारीख को ब्रीच हो गया। ब्रीच कब हुआ कॉन्ट्रैक्ट का, ब्रीच हुआ मैडम 10 अक्टूबर को। क्यों, क्योंकि 10 अक्टूबर को फार्मर ने फोन करके बोला कि मैं नहीं दूंगा आलू, तो 10 अक्टूबर को ब्रीच हो गया। तो अब राहुल गांधी 10 तारीख को ही जैसे ब्रीच हो गया, अब उस फार्मर के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकते हैं, 10 तारीख को ही उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हैं। क्यों, यहाँ बेचारी पार्टी के ऑप्शन में है, उसके साथ गलत हुआ ना। अब बेचारी पार्टी के ऑप्शन में है, राहुल गांधी चाहे पहला ऑप्शन तो वो क्या कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को अभी के अभी तोड़ सकता है, जहां मेरे को भी तेरे से नहीं खरीदना, और मेरे को जो नुकसान हुआ है ना, तू मेरे को 10,000 में दे रहा था ना, अब तूने मना कर दिया, मेरे को मार्केट से जाके खरीदना पड़ा, और मार्केट से जाके खरीदा तो मेरे को क्या, मेरे को 15,000 में खरीदना पड़ा, तो जो भी मेरे को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई तू करेगा, और आज की आज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या है राहुल गांधी के पास, पहला ऑप्शन राहुल गांधी के पास ये है कि जिस दिन ब्रीच हुआ उसी दिन तोड़ दो कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन ब्रीच हुआ उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दो और कोर्ट में केस कर दो, उसी दिन कोर्ट में केस कर दो डैमेजेस क्लेम करने के लिए, डैमेजेस यानी कॉम्पेंसेशन क्लेम करने के लिए, कि मेरे को ये नुकसान हुआ सर, इसको बोलो मेरे को भरपाई करे, मेरे नुकसान की भरपाई करे, यानी मेरे को कॉम्पेंसेट करे। पहला। दूसरा ऑप्शन राहुल गांधी ऐसा भी बोल सकता है, यार वेट करके देख लेता हूं, एक काम करता हूं, अभी एक्शन नहीं लेता, वेट कर लेता हूं। कब तक, ड्यू डेट तक। ड्यू डेट कब थी, 30 तारीख को। अगर राहुल गांधी ने ऐसा सोच लिया कि चलो छोड़ो जाने देते हैं, ड्यू डेट तक वेट कर लेते हैं, क्या पता उसका मन बदल जाए और क्या पता वो मेरे को 30 तारीख तक एक्चुअली डिलीवर कर दे,
तो अगर राहुल गांधी ने सेकेंड वाला ऑप्शन आजमाया, यानी कि तुरंत 10 तारीख को केस नहीं किया, तुरंत के तुरंत 10 तारीख को उसने केस नहीं किया, तुरंत के तुरंत एक्शन नहीं लिया और उसने वेट करने का डिसाइड किया, चलो वेट करते हैं ड्यू डेट आने तक। ड्यू डेट कब है? 31 अक्टूबर। चलो 31 अक्टूबर तक का वेट कर लेते हैं, हो सकता है वो परफॉर्म कर दे। तो अगर अगर राहुल गांधी तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं और वेट करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 30 दिन के अंदर आलू डिलीवर, 31 अक्टूबर से पहले पहले आलू डिलीवर कर दे, और ऐसा भी हो सकता है वो ना करे। अब मान के चलो हमारी सिचुएशन में इमेजिन करो कि राहुल गांधी ने बोला चलो वेट करते हैं, अभी कोर्ट में केस नहीं करते हैं, वेट करते हैं, हो सकता है 31 अक्टूबर तक इसका मन बदल जाए और ये एक्चुअल में मेरे को आलू डिलीवर कर दे। राहुल गांधी ने ऐसा सोचा और कोई एक्शन नहीं लिया। अब क्या हुआ, 30 अक्टूबर को फार्मर के एक्चुअल में आलू उसके उतने हो गए 10 बोरी, तो उसने क्या किया, एक्चुअल में परफॉर्मेंस दे दी, आलू डिलीवर कर दिया। अब तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया है। अब क्या राहुल गांधी कोर्ट में केस कर सकते हैं क्या फार्मर के अगेंस्ट? नो मैम। नहीं कर सकते। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उसी समय अगर आपने नहीं किया तो अब आपने सामने वाली पार्टी को एक और मौका दिया है परफॉर्म करने के लिए, और अब अगर सामने वाली पार्टी परफॉर्म कर दी तो आप कुछ भी कंप्लेन नहीं कर सकते। अब आपको उसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करनी होगी। अगर आपने उसको दूसरा मौका दे दिया तो, और वो ड्यू डेट से पहले, ब्रीच करने के बाद लेकिन ड्यू डेट से पहले एक्चुअल में अगर परफॉर्म कर देता है तो उसकी परफॉर्मेंस आपको एक्सेप्ट करनी होगी। राहुल गांधी को अब वो 10 बोरी आलू लेने होंगे और उसके बदले जो पैसे हो रहे हैं 10,000 वो फार्मर को देने होंगे। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड रहेगा। अब एक और मैम, एक और बात हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान के चलो राहुल गांधी ने सोचा कि चलो वैलिड रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, अभी डिस्चार्ज नहीं करते, मतलब खत्म नहीं करते, ब्रीच नहीं करते। क्यों? हो सकता है इसका मन बदल जाए और हो सकता है ये 31 अक्टूबर से पहले मेरे को आलू डिलीवर कर दे। अगर राहुल गांधी ने ऐसा सोचा और कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखा, यानी कोई एक्शन नहीं लिया, और बाद में जाके क्या होता है, मान के चलो 25 अक्टूबर को क्या हो गया, इस फार्मर के, जो रमेश नाम का फार्मर है, उसके खेत में आग लग गई और उसके सारे आलू जल गए। उसके खेत में आग लग गई और सारे आलू जल गए। अब तो मैम, अब तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना इम्पॉसिबल हो गया। क्यों? क्योंकि आलू रहे ही नहीं, डिस्ट्रक्शन हो गया उस सब्जेक्ट मैटर का, तो आलू तो रहे ही नहीं, वो तो जल गए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया मैम, फ्रस्ट्रेट हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया। अब यहाँ ब्रीच नहीं माना जाएगा, यहाँ मैम, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट तो फ्रस्ट्रेट हो गया, तो यहाँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। और अब वो जो फार्मर है वो बिल्कुल लायबल नहीं होगा डैमेजेस देने के लिए, लॉस की भरपाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये ब्रीच नहीं माना जाएगा, ये ब्रीच नहीं माना जाएगा। यहाँ अब राहुल गांधी फार्मर के अगेंस्ट कोर्ट में केस करने का राइट खो देगा। क्यों? क्योंकि उसने उस समय उसको दूसरा मौका दिया और दोबारे में उसने तो डिफॉल्ट नहीं किया, कुछ ऐसा प्रभु का खेल हो गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, इम्पॉसिबल हो गया या इलीगल हो गया, तो अब उसमें उसका तो कोई दोष नहीं है। तो अब राहुल गांधी उस फार्मर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। ये 3-4 सिचुएशन क्लियर हुई क्या सबको? मैम एक डाउट है। बोलो। मैम जैसे अगर वो उसको आलू उस वक्त दे देता तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। हाँ, पर अगर जैसे वो उसको एक और चांस देता है ना, और वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, अगर मतलब इसमें तो फ्रस्ट्रेशन आया, अगर बिगर फ्रस्ट्रेशन के बीट कर पाता है तो केस कर सकता है वापस राहुल गांधी, मतलब अगर, बीच कर देता है वापस से एक को चांस देने के बाद भी। हाँ, 5th केस, तुम्हारा डाउट मैं समझ गई। देखो क्या हो रहा है, उस निकिता पूछ रही हैं कि मान के चलो राहुल गांधी ने एक और मौका दिया, जब 10 तारीख को फार्मर ने फोन करके बोला कि मैं आलू नहीं दे पाऊंगा, मैं ब्रीच कर रहा हूं, फिर राहुल गांधी ने सोचा अभी एक्शन नहीं लेते हैं, 31 तारीख तक वेट करके देख लेते हैं, और राहुल गांधी ने 31 तारीख तक वेट भी किया, लेकिन 31 तारीख तक भी फार्मर ने आलू डिलीवर नहीं किया। तो अब क्या होगा मैम, अब तो उसने 2 मौका दिया, हमने दोबारे तुम गलती कर रहे हो, हमने दूसरा मौका दिया, अब भी नहीं सुधरे। तो अब 31 अक्टूबर को जब डिफॉल्ट होगा, यानी एक्चुअल ड्यू डेट में जब डिफॉल्ट होगा, अब राहुल गांधी क्या कर सकता है, उस फार्मर के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकता है और अपने नुकसान की भरपाई करवा सकता है। फ्रस्ट्रेशन प्रूव भी करना पड़ता होगा ना।
फ्रस्ट्रेशन ऑब्वियसली प्रूफ रहेगा ही ना। फ्रस्ट्रेशन किस किस वजह से हो सकता है, या तो इम्पॉसिबल हो गया, अगर कोई काम इम्पॉसिबल हो गया करना है, यानी किसी की डेथ वगैरह हो गई, अगर वो सामान जिसको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो सामान ही नहीं रहा, तो ऑब्वियसली देयर विल बी प्रूफ ना। मैम लेकिन वो तो पहले ही बता, वो तो पहले ही ना ब्रीच कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट को। हाँ, लेकिन राहुल गांधी निकला दिलदार, उसने बोला कि नहीं हम एक मौका दे देते हैं। तो अगर उसने एक मौका दे दिया, यानी एक प्रकार से समझ लो उसने पहली गलती माफ कर दी। राहुल गांधी ने पहली गलती माफ कर दी, तो अब वो उस पहली गलती के अगेंस्ट अगर एक बार माफ कर दिया ना, तो बाद में नहीं बोल सकता फिर कुछ। अगर एक बार माफ कर दिया ना, तो अब तब तक कोर्ट में केस नहीं कर सकता वो, जब तक दूसरी गलती नहीं करता फार्मर, यानी कि जब तक एक्चुअल ड्यू डेट में ब्रीच नहीं करता वो, एक्चुअल ड्यू डेट तक 31 तारीख तक अगर वो ब्रीच नहीं करता, अब राहुल गांधी एक्शन नहीं ले सकता। कहने की बात ये है कि पहली बार 10 तारीख को फोन करके राहुल गांधी ने इन्फॉर्म किया, एंटीसिपेटरी ब्रीच कर दिया कि मैं आपको आलू डिलीवर नहीं करूंगा। तो अब राहुल गांधी के ऊपर ऑप्शन है, या तो उसको एक्शन लेना है तो तुरंत एक्शन ले, माफ नहीं करना है तो मत करो। तुरंत एक्शन ले सकता है वो, तुरंत कोर्ट में केस कर सकता है अपने लॉस की भरपाई करने के लिए, यानी डैमेजेस लेने के लिए। तुरंत वो कोर्ट में केस कर सकता है, यानी कोर्ट में स्यू कर सकता है। लेकिन अगर मान के चलो सेकंड ऑप्शन उसने केस नहीं किया, अगर उसने तुरंत केस नहीं किया, माफ कर दिया, तो पहली गलती तो माफ कर दी, वो दूसरा मौका दे रहा है। तो अब जब फार्मर दूसरी गलती करेगा उसके बाद ही राहुल गांधी कोर्ट में केस कर पाएगा। कहने का मतलब ये है, यानी कि अब ड्यू डेट तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने डिसाइड किया कि हम ड्यू डेट तक वेट करके देखेंगे, पहली गलती माफ कर देते हैं। अब अगर 31 तारीख तक भी फार्मर जो है वो आलू डिलीवर नहीं करता है, तो ही राहुल गांधी उसके बाद कोर्ट में केस कर पाएगा। समझ अगर में मैम आया? फार्मर के पास आलू हो गए और मैम नहीं देता है तो राहुल गांधी कर सकता है मैम? हाँ बिल्कुल, नहीं दिया तो उसने ब्रीच किया ना, उसके पास होगा नहीं होगा उससे मतलब नहीं है हमें, उसने तोड़ा ना कॉन्ट्रैक्ट। मैम ये कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न सेकंड चांस में भी हो सकता है। हाँ जी, अगर सेकंड चांस भी दिया राहुल गांधी ने तो भी मतलब केस कर सकता है अगर उसने नहीं दिया आलू तो। सेकेंड चांस दिया तो फिर ड्यू डेट तक वेट करना होगा, ड्यू डेट से पहले वो कोर्ट में केस नहीं कर सकता। ड्यू डेट यानी हमारी ड्यू डेट क्या थी परफॉर्मेंस की, 31 अक्टूबर। तो फिर राहुल गांधी को 31 अक्टूबर तक वेट करना पड़ेगा, और अगर 31 अक्टूबर तक भी वो नहीं करता है तभी वो केस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने दूसरा मौका दिया तो हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि हो सकता है वो ड्यू डेट से पहले परफॉर्म कर दे। मतलब अगर 31 तारीख से पहले फार्मर एक्चुअल में आलू डिलीवर कर देता है और परफॉर्मेंस दे देता है, अब एक्शन नहीं ले सकते। या फिर 31 तारीख से पहले पहले वो फ्रस्ट्रेट हो गया यानी कुछ इम्पॉसिबल हो गया, तो भी राहुल गांधी एक्शन ले सकता है। राहुल गांधी एक्शन तभी ले पाएगा जब 31 तारीख आ गई और फार्मर ने फिर से ब्रीच कर दिया, अपना परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं किया। और मैम ड्यू डेट भी तो बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है? ड्यू डेट बढ़ेगी वो दूसरा केस हो जाएगा, ड्यू डेट बढ़ेगी तो उसको अल्ट्रेशन बोलेंगे, और वो दोनों पार्टी की मंजूरी के ही साथ हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती। अगर आपको कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस करने हैं तो बोथ पार्टी शुड म्यूचुअली अग्री, ऐसे कोई एक पार्टी नहीं चेंज कर सकता। दैट विल बी अ सेपरेट केस, यहाँ पर हम ब्रीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैम दोनों में से किसी एक पार्टी का डेथ हो गया तो? दोनों में से किसी एक पार्टी का डेथ हो गया तो यहाँ पर डेथ से कोई मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आलू बेचने हैं, आलू तो इसमें कोई पर्सनल स्किल और एबिलिटी तो लगेगा नहीं। तो अगर किसी एक पार्टी का डेथ हो गया तो फिर उसका जो बेटा है या उसका जो लीगल हेयर है, उसका खेत उसके बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसके बेटे को फिर वो परफॉर्मेंस फुलफिल करना पड़ेगा। मैम ये फ्रस्ट्रेशन में भी आ ही सकता है ना? नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन में तब आएगा, सिर्फ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स डेथ के केस में फ्रस्ट्रेशन में आते हैं जहां पर्सनल स्किल और एबिलिटी लगता है, यानी कि आपके जैसा काम कोई नहीं कर सकता। जैसे टीचिंग में पर्सनल स्किल एबिलिटी लगता है, क्यों? सारे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। अब आपको बोलना है कि आपको किसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना है, तो वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। आप बोल रहे हो कि आपके नेहा कक्कड़ ही गाना गाना है, आप बोल रहे हो कि आपको इसी आर्टिस्ट की पेंटिंग चाहिए, तो इस तरह के जो काम होते हैं जिसमें सर्विस देते हैं, जिसमें पर्सनल स्किल लगती है, तो वो वाले कॉन्ट्रैक्ट से फ्रस्ट्रेट होते हैं डेथ होने पे। क्यों? क्योंकि वो आपकी जगह कोई और नहीं कर सकता। यस मैम। बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में बिल्कुल वैलिड रहता है। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट तो फैक्ट्री के साथ हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट तो फैक्ट्री के साथ हुआ था ना। हाँ, अरे तो फैक्ट्री जीती जागती इंसान है क्या? राहुल गांधी की फैक्ट्री है तो राहुल गांधी ने ही ना कॉन्ट्रैक्ट किया अपनी फैक्ट्री के लिए।
वही ना मैम, तो मीन्स दोनों पार्टी में किसी के डेथ होने से कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ता है। इस केस में नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर्सनल्स की लायबिलिटी नहीं लगती है। तो अगर राहुल गांधी मर भी जाता है तो फिर उसका बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट को निभाएगा, और अगर फार्मर मर जाता है तो उसका बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट को निभाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई पर्सनल्स की लायबिलिटी नहीं लगता है। सिर्फ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर्सनल्स की लायबिलिटी लगता है वहां पर ही डेथ के केस में फ्रस्ट्रेट होता है, वहां पर ही डेथ के केस में ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? मैम ये कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होगा मैम? रिटर्न होगा, ओरल होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अगर आप कोई गुड्स बेचते हो तो फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो लिखा है, अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा है कि रिटर्न होना चाहिए तो फिर वो रिटर्न होना चाहिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो तो उसके लिए जो सेपरेट एक्ट है, प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वहां वहां जाके आप देखोगे वहां लिखा है कि नहीं रिटर्न में, और वहां लिखा है कि रिटर्न में होना चाहिए तो फिर वो रिटर्न में होना चाहिए। जैसे अगर आप इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इंश्योरेंस का सेपरेट एक्ट है, तो इंश्योरेंस एक्ट में जो बोलेगा अगर रिटर्न होना चाहिए तो रिटर्न होना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डजंट से अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज कि अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल और इन राइटिंग। मैम ये एंटीसिपेटरी का हो गया, और जो एक और जो आपने चार्ट वाला एग्जांपल दिया था उसमें जिससे वो सलमान खान को मतलब उसी डेट पे बोल देता है कैंसिल हो गया, तो उस पे भी वो केस कर सकते हैं ना? ऑब्वियसली। Yes. ठीक है, यहाँ पर देखो एंटिसिपेटरी ब्रीच के ही केस में इतनी दिक्कत वाली बात आई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो अग्रीव पार्टी है, जो बेचारी पार्टी है, उसके पास ऑप्शन रह जाता है कि या तो तुरंत एक्शन ले ले वो, या तो बाद में एक्शन ले। अगर वो तुरंत एक्शन लेता है तो तुरंत कोर्ट में केस कर सकता है, और अगर वो माफ कर देता है तो फिर वो ड्यू डेट तक उसको वेट करना होगा, और ड्यू डेट तक भी अगर डिफॉल्ट होता है, ड्यू डेट तक भी अगर परफॉर्मेंस नहीं होती है, उसके बाद ही वो कोर्ट में केस कर सकता है। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर विद दिस। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि अगर कभी एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है तो जो अग्रीव्ड पार्टी यानी जो बेचारी पार्टी है उसके पास दो ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन, या तो वो इमीडिएटली टर्मिनेट कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, इमीडिएटली टर्मिनेट यानी इमीडिएटली खत्म कर दे और कोर्ट में केस कर दे फॉर डैमेजेस, डैमेजेस यानी कॉम्पेंसेशन, मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन। नेक्स्ट इज वो कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रख सकता है, अलाइव रख सकता है। उस केस में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखता है तो तीन बातें हो सकती हैं। पहला, प्रोमिसर ने फिर भी ड्यू डेट तक भी परफॉर्म नहीं किया, यानी हमारे केस में 31 अक्टूबर तक भी आलू डिलीवर नहीं हुआ, तो अब वो कोर्ट में केस कर सकता है फॉर डैमेजेस। दूसरी बात, मान के चलो प्रोमिसर ने परफॉर्म कर दिया बिफोर द ड्यू डेट, मतलब 31 तारीख से पहले एक्चुअल में मान के चलो फार्मर ने आलू डिलीवर कर दिए, तो अब प्रोमिसी को वो प्रॉमिस, वो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करनी होगी। अब वो नानुकुर नहीं कर सकता, अब उसको आलू एक्सेप्ट करने होंगे। तीसरा केस, अगर मान के चलो कोई सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी यानी मान के चलो अचानक से आंधी तूफान आ गया, सारे आलू बह के चले गए, पानी में फ्लड आ गया, तो अब ये तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से अब आलू डिलीवर करना इम्पॉसिबल ही हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और अब राहुल गांधी कोई एक्शन नहीं ले पाएगा फार्मर के अगेंस्ट। उसने वो राइट खो दिया। राहुल गांधी विल लूज हिज राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट द फार्मर, प्रोमिसी विल लूज हिज राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट प्रोमिसर। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है आफ्टर द ब्रीच बट बिफोर द ड्यू डेट, तो प्रोमिसर उसका एडवांटेज ले सकता है और प्रोमिसी का जो राइट है कोर्ट में केस करने का, वो राइट वो खो देगा। इसको हमने बहुत डिटेल से राहुल गांधी वाले एग्जांपल के साथ समझ लिया है। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। 5 मिनट और पढ़ेंगे। हाँ जी बोलो, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है तन्मय, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। प्लीज चैट बॉक्स में बताओ आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, आपका शायद नेटवर्क सही नहीं है, आप चैट बॉक्स में बता दो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी वर स्टार्टिंग इज रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब कोई एक पार्टी ब्रीच करती है तो दूसरी वाली पार्टी के पास क्या क्या रेमेडीज, रेमेडीज यानी उसका उपाय क्या क्या उसके पास बचता है। रेमेडीज यानी उपाय, जो दूसरी वाली पार्टी है उसके पास क्या क्या उपाय बचता है। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट थिंग इज व्हाट डू मीन बाय रेमेडी। रेमेडी मीन्स कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू अग्रीव पार्टी। अग्रीव पार्टी यानी बेचारी पार्टी के पास क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन बचेंगे। कोर्स ऑफ एक्शन यानी वो क्या क्या एक्शन ले सकती है डिफॉल्टिंग पार्टी के अगेंस्ट। जिस पार्टी ने ब्रीच किया उसके अगेंस्ट बेचारी पार्टी क्या क्या एक्शन ले सकती है।
दिस आर नोन एज रेमेडीज। अब रेमेडीज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाट डू मीन बाय गिल्टी पार्टी। गिल्टी और डिफॉल्टिंग यानी ऐसी पार्टी जिसने ब्रीच किया, द पार्टी कमिटिंग ब्रीच, ऐसी पार्टी जो ब्रीच कर रही है उसको हम बोलते हैं गिल्टी और डिफॉल्टिंग पार्टी। नेक्स्ट मैम, और जो पार्टी नॉट एट डिफॉल्ट यानी जिसकी कोई गलती नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेचारी पार्टी, जिसका दो नाम और है, वन इज इंजर्ड, सेकेंड इज अग्रीव्ड, वन इज इंजर्ड एंड सेकेंड इज अग्रीव्ड। अब मैम आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बेसिकली देर आर 5 टाइप्स ऑफ रेमेडीज विच आर अवेलेबल, basically there are 5 types of remedies which are available to the aggrieved party यानी बेचारी पार्टी। फर्स्ट इज रेस्किशन। रेस्किशन आप लोग पढ़ चुके हैं। रेस्किशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देना। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हो, राहुल गांधी ने बोला कि तेरे को आलू डिलीवर नहीं करने हैं, ठीक है मत कर, मैं भी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता हूँ और मैं भी तेरे को अब 10,000 रुपए नहीं दूंगा, तो इसको बोलते हैं डिस्चार्ज बाय रेस्किशन। रेस्किशन यानी नॉट टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करेंगे और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेस्किन कर देंगे, रेस्काइन कर देंगे यानी कि खत्म कर देंगे, तोड़ देंगे। हम भी तोड़ रहे हैं, तुम तोड़ रहे हो ठीक है, हम भी तोड़ रहे हैं, तुम क्या तोड़ोगे, हम तोड़ देते हैं, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट इज रेस्किशन। तो पहला ऑप्शन क्या रहता है अग्रीव पार्टी के पास कि अपना पार्ट भी परफॉर्म मत करो, आपको जो 10,000 रुपए देने हैं राहुल गांधी को वो मत दो और इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दो, यानी रेसिन द कॉन्ट्रैक्ट। और इस केस में अगर आपको कोई बेनिफिट मिलता है तो वो आपको रिस्टोर करना रहता है। मान के चलो कि अगर 1 किलो 1 बोरी आलू उसने डिलीवर कर दिया था, किसने डिलीवर कर दिया था, फार्मर ने, तो अब आप अगर पैसे नहीं दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हो, तो वो जो 1 बोरी आलू आपको मिल चुका है वो आपको वापस करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते हो और आपको कोई बेनिफिट मिल चुका है तो वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो मोदी और ममता दीदी के बीच में शादी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और शादी के नाम पे मोदी जी ने मस्त डायमंड की रिंग दे दी थी, किसको, ममता दीदी को, और बाद में क्या हुआ, ममता दीदी ने शादी तोड़ दी। ममता दीदी ने शादी होने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, ममता दीदी ने शादी तोड़ दी। तो अब इस केस में ममता दीदी, मान के चलो सॉरी मान के चलो मोदी जी ने शादी तोड़ दी। अगर मोदी जी ने बोला नहीं मेरे को अब कैटरीना कैफ पसंद आ गई है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मोदी जी ने शादी तोड़ दी, तो दीदी क्या करेगी, दीदी भी इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देगी कि जाओ मुझे भी शादी नहीं करनी, दीदी को भी अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। और इस केस में अगर दीदी को कोई बेनिफिट मिला है तो वो उनको वापस करना पड़ेगा, यानी कि दीदी को इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए रिंग मिली थी डायमंड की, और अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही हैं तो उनको जो डायमंड की रिंग मिली है वो उनको वापस करना होगा मोदी को। यानी कि जो अग्रीव पार्टी है अगर उसको कोई बेनिफिट मिला है तो वो उसको रीस्टोर करना पड़ेगा, रीस्टोर करना पड़ेगा जो भी बेनिफिट मिला है। नेक्स्ट इज मैम स्यू फॉर क्वांटम मैरिट। स्यू यानी कोर्ट में केस करना। जब आप कोर्ट में केस करते हो तो उसको बोलते हैं स्यू करना। व्हाट डू मीन बाय स्यू? स्यू मीन्स कोर्ट में केस करना। तो अगर मैम आप, तन्मय का डाउट है मैम। हाँ जी मैंने देख लिया है, मैं इसको एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं उसको देख लूंगी, ठीक है। सो फर्स्ट इज स्यू फॉर क्वांटम मैरिट, यानी कि अगर आधा परफॉर्म हो गया है और आधा नहीं हुआ है तो जितना परफॉर्म हुआ है उसका तो पैसा दे दो हमें। जैसे मैंने नेहा कक्कड़ वाला एग्जांपल लिया था कि शर्मा जी ने नेहा कक्कड़ को बुलाया था कि हमारे यहाँ 6 दिन कंसर्ट चलेगा, 6 दिन लगातार आपको गाना गाना है। नेहा कक्कड़ आई, 3 दिन गाना गा ली और 3 दिन गाना गाने के बाद शर्मा जी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो अब नेहा कक्कड़ जो बेचारी पार्टी है वो कोर्ट में केस करके नहीं बोलेगी कि सर 3 दिन तो गाई ना मैं, 3 दिन का पैसा तो मुझे मिलना चाहिए ना, जितना मैं काम की हूँ। चलो ठीक है 3 दिन आपने नहीं गवाया लेकिन 3 दिन तो मैं गा चुकी हूँ ना, तो जो मैं ऑलरेडी जितना मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ, जितना मैं ऑलरेडी अर्न कर चुकी हूँ उतना तो पैसा मेरे को मिलना चाहिए। उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैरिट। क्वांटम मैरिट यानी एज मच एज मेरिटेड या एज मच एज अर्नड, यानी जितना हमने कमा लिया है उसके लिए तो हम लोग कोर्ट में केस करेंगे। नेहा कक्कड़ बोलेगी मैंने 3 दिन का पैसा तो कमा लिया है तो 3 दिन का पैसा तो मुझे मिलना चाहिए, तो वो कोर्ट में केस कर सकती है फॉर क्वांटम मैरिट। क्वांटम मैरिट यानी एज मच एज मेरिटेड और एज मच एज अर्नड, यानी कि पेमेंट इन प्रपोर्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर आधा काम हो चुका है आधा काम नहीं हुआ है तो जितना काम हुआ है उतने का पैसा आपको देना पड़ेगा। समझ में आया क्या?
तो यहाँ पर क्या हो गया, स्यू फॉर क्वांटम मैरियट। क्वांटम मैरियट यानी जितना कमा लिए हैं, जितना एक्चुअल में वर्क हो गया है, उसका पैसा रिकवर करने के लिए हम कोर्ट में केस कर सकते हैं। नेहा कक्कड़ बेचारी पार्टी है, तो नेहा कक्कड़ 3 दिन का गाना गा ली, 3 दिन का उसने कमा लिया, तो 3 दिन का उसको पैसा देना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग वंशिका, जस्ट 5 मिनट्स, आई विल कम इन 5-10 मिनट्स। ओके, आप आ गए क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हम 5 मिनट में आ रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज मैम स्यू फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन लास्ट में करेंगे। इंजंक्शन करने से पहले हम लोग करेंगे स्यू फॉर डैमेजेस। स्यू फॉर डैमेजेस का क्या मतलब होता है? स्यू फॉर डैमेजेस का मतलब होता है कि आपको अगर कोई नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई कर जो हमें मिलेगी, उस नुकसान के लिए जो हमें कंपेंसेशन मिलेगा, उसे हम बोलते हैं डैमेजेस। व्हाट डू यू मीन बाय डैमेजेस मैम? डैमेजेस मीन्स मॉनेटरी कंपेंसेशन फॉर लॉस सफर्ड। जो लॉस हमें हो गया है उसके बदले हम क्या मांगेंगे? कंपेंसेशन मांगेंगे कि हमें अपनी लॉस की भरपाई करो, और इसके लिए हमें क्या कोर्ट में केस करना पड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं स्यू फॉर डैमेजेस। जो हमारी नुकसान हुई है उसके लिए हमें कॉम्पेंसेशन दो। और ये जो पर्पस है डैमेजेस का, ये पनिश करना नहीं है, इसका पर्पस सिर्फ यही है कि हमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दो। अब मैम ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन इज डैमेज, अनदर इज डैमेजेस। डैमेज और डैमेजेस का मतलब अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आपको सामने वाली पार्टी के ब्रीच करने की वजह से कोई नुकसान होता है, लॉस होता है, तो उसको हम बोलते हैं डैमेजेस। लेकिन उस नुकसान की भरपाई करने के लिए जब हम कोर्ट में केस करते हैं, तो उस नुकसान के बदले, उस लॉस के बदले जो हमें मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं डैमेजेस। डैमेजेस हमेशा पैसे के फॉर्म में होता है, मॉनेटरी फॉर्म में होता है। तो जो आपको लॉस होता है उसको बोलते हैं डैमेज, और जो लॉस के बदले आपको कंपेंसेशन मिलता है उसको बोलते हैं डैमेजेस। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। जो 2 पॉइंट हमारा बच गया, आज की क्लास में नहीं हो पाया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला और इंजंक्शन वाला, इसको हम लोग कल की क्लास में करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट वाली रेमेडी, रेस्किशन बोल रहे हो? यस मैम। रेस्किशन मतलब कुछ नहीं, हम डायरेक्टली अगर सामने वाली पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया अपना ऑब्लिगेशन, तो हम बोलते हैं ना, जहाँ हम भी नहीं करेंगे अपना ऑब्लिगेशन और हम उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं। रेस्किशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना और अपना जो ऑब्लिगेशन है, आपका जो ऑब्लिगेशन है वो भी नहीं निभाना। आप भी अपने ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाओगे और वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल आप तोड़ सकते हो। तो वो कॉन्ट्रैक्ट आप अपनी तरफ से भी तोड़ दोगे तो उसको बोलते हैं रेस्किशन। रेस्किशन यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना, तोड़ना। ठीक है? तो मैम इस पे कोई केस कर सकता है ना? हाँ अगर जी, दोनों पार्टी तोड़ रही है तो कैसे केस होगा? दोनों पार्टी? अरे नहीं, सामने वाली पार्टी ने तो पहले तोड़ा, तो आप तो तोड़ोगे ही फिर। देखो यहाँ पर ये मल्टीपल रेमेडीज है, ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज कर दिया तो आप दूसरी रेमेडी नहीं ले पाओगे। सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो आप भी तोड़ दो, और अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तो आप डैमेजेस के लिए भी केस कर सकते हो। अगर आपने आधा पार्ट परफॉर्म कर दिया है तो आप क्वांटम मेरिट के लिए भी कर सकते हो, आप इसके लिए भी कर सकते हो, इसके लिए भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सामने वाली पार्टी ने पहले तोड़ा तो उसने आपके साथ गलत किया, तो सबसे पहले तो आप उसको अपनी तरफ से भी खत्म करोगे ही ना, लेकिन आपके साथ गलत तो हुआ ही ना है, तो आप कोर्ट में तो एक्शन ले ही सकते हो, क्योंकि ब्रीच सामने वाली पार्टी ने किया पहले। समझ Yes, में ma'am. आई? मैम एक लास्ट बार थर्ड वाली बता दो, इंजेक्शन वाली। इंजंक्शन अभी हुई नहीं है निकिता, कल करेंगे इंजंक्शन। मैंने अभी 2 मिनट पहले आप लोगों को बोला कि आज की क्लास में हमने पढ़ा रेस्किशन, डैमेजेस और क्वांटम मैरिट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजंक्शन कल की क्लास में करेंगे। यस मैम। ठीक है? हाँ, तन्मय का डाउट अच्छा था, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया है कि तन्मय बोल रहा था अगर ड्यू डेट के बाद परफॉर्मेंस आती है तो हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए लायबल नहीं होते हैं, एंड हम बिल्कुल एक्शन ले सकते हैं। अगर ड्यू डेट तक परफॉर्मेंस नहीं हुई तो हम बिल्कुल कोर्ट में केस कर सकते हैं, बिल्कुल एक्शन ले सकते हैं। वी आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एनी परफॉर्मेंस विच इज डन आफ्टर द ड्यू डेट। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। तो आज की क्लास में बेसिकली हमारा मेजर पोर्शन कंप्लीट होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। वैसे ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होता तो हमारा रेमेडीज बिल्कुल कंप्लीट हो जाता, बट कोई नहीं, कल कर लेंगे, कल यानी मंडे को। ओके, एंड सिर्फ 3 टॉपिक हमारे चैप्टर के बचे हैं। वन इज
one is contract of insurance, another is contract of indemnity and guarantee, and कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. बस बाकी हमारा पूरा पार्ट 1 बेसिकली कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. जस्ट 3 to 4 मोर क्लासेस एंड योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल बी कंप्लीटली डन बहुत ही अच्छे तरीके से. और ये जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं ये सब कुछ है इसमें, बुक में जो लिखा है, बुक में जो नोट्स हैं, एवरीथिंग सब कुछ है डिटेल्ड एग्जाम्पल के साथ और चार्ट्स और प्रेजेंटेशन के साथ. तो आई कैन गारंटी यू अगर आप इस नोट से पढ़ रहे हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बुक से छूने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ. अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो in the WhatsApp. Okay, so this is Ishika Agrawal signing off. Take care. Bye bye. मैम